हेलो फ्यूचर के बेस एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई नो, सिलेबस देखकर कभी कभी लगता है कि हम टीचर बनने की तैयारी करें या वकील, खासकर जब बात किसी एक्ट की होती है। तो चलिए आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं RPWD एक्ट 2016 की, जिसका फुल फॉर्म है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि दिव्यांगजन अधिकार। कब आया था? 2016 में आया था। ठीक है, तो देखिए इससे पहले का जो एक्ट था वो कौन सा था? हमने जो डिस्कस किया 1995 का, वो क्या था? एक पुराना 2G फोन था। उसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी, लेकिन 2016 में सरकार ने इसे अपग्रेड कर दिया। अब हमारे पास 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं। इसमें एसिड अटैक विक्टिम, पार्किंसन डिजीज, लर्निंग डिसेबिलिटी को भी जगह मिली। ठीक है, एग्जाम में यही नंबर गेम में फंसाता है। याद रखिएगा, 7 से बढ़कर कितनी हो गई? 21 हो गई, आप सभी को पता है। अब बात करते हैं उस शब्द की जिससे सबको डर लगता है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। अगर किसी का सर्टिफिकेट कहता है कि उसकी डिसेबिलिटी 40% है या उससे ज्यादा है, तभी उसे इस एक्ट के स्पेशल बेनिफिट मिलेंगे। 40% से 1% भी कम तो आप बेंचमार्क लिस्ट से बाहर। ठीक है, तो इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आप KBS में टीचर बन गए, जो कि आप बन ही जाएंगे। अब आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसे डिसलेक्सिया है। पुराने एक्ट में शायद आप वो पासपोर्ट, सॉरी पासपोर्ट नहीं, यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट ना मिलता, जो 2016 का एक्ट कहता है कि स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चे को इंक्लूजन मिले। चाहे वो रैंप बनाना हो, स्पेशल लर्निंग मटेरियल हो, ये बच्चे का क्या है? हक है, एहसान नहीं है। ठीक है, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जॉब आरक्षण बढ़ाया बढ़ाया गया है। ठीक है, एजुकेशन का प्रावधान और बहुत सारी चीजें। तो चलिए एक एक करके इनको डिकोड करते हैं और देखते हैं हमारी अगली स्लाइड। चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर, जहां से एग्जामिनर आपका चालान काट सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है नोडल मंत्रालय, यानी कि नोडल मिनिस्ट्री। अब ये नोडल मंत्रालय और नोडल मिनिस्ट्री जो है, अक्सर हम सोचते हैं कि भाई स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है तो शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही होगा, पर नहीं। यहाँ पर मात खा जाते हैं। याद रखिए, RPWD एक्ट का शिक्षा मंत्रालय के अंडर नहीं आता है, यानी कि MHRD के अंदर नहीं आता है। यहाँ पर आपको क्रॉस का निशान दिख रहा होगा, ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन नहीं है तो किसके है? तो इसका रखवाला कौन है? ये अम्ब्रेला आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। MSJ यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, हम ये बोल सकते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसे ऐसे याद रखिए कि समाज में सबको न्याय दिलाना इस मंत्रालय का काम है, इसलिए दिव्यांगजनों के हक भी यहीं से तय होते हैं। अब यहाँ पर येलो पर्ची जो दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से देखिए। इसमें अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ये कानून अचानक आसमान से नहीं टपका, इसका आधार क्या है? UNCRPD यानी कि यूनाइटेड नेशन का वो बड़ा सम्मेलन जहां पूरी दुनिया ने हाथ मिलाया था। भारत ने इस पर 2007 में साइन किए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, साइन कर दिए। ठीक है, तो जब साइन हो गए, साइन कब हुए? 2007 में। नेक्स्ट कौन है? जैसे ही यहाँ पर संविधान अनुच्छेद जो है, आर्टिकल है, वो कौन सा है? संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित हुआ था। ठीक है, इसमें सभी दिव्यांगता कानून दिए गए हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी। इसमें कुछ चीजें आपको नोट करने योग्य हैं, जैसे संविधान का आर्टिकल 253, यानी इसी आर्टिकल का पावर यूज करके भारत सरकार ने इस कानून को बनाया था। ठीक है, तो इसमें 3 बातें गांठ बांध लीजिए। बॉस कौन है? MSJE है। ठीक है, प्रेरणा कहाँ से मिली? UNCRPD से मिली। ठीक है, और संविधान की पावर कहाँ से मिली? तो आर्टिकल 253। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब अगर ये तीनों पॉइंट याद हैं तो समझो आपके 1 नंबर पक्के। तो चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। हमारी ये रही अगली स्लाइड। अब आते हैं यहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर। यहाँ पर रास्ते दिखाई दे रहे होंगे ना आप सभी को, इसकी बात करेंगे, यानी कि अधिनियम की यात्रा, द लीगल जर्नी। तो सबसे पहले यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, तैयारी कब हुई थी? 2011 में ही शुरू हो गई थी,
जब इसका ड्राफ्ट बना था। ठीक है, ड्राफ्ट कब बना था, बिल कब तैयार किया गया था, 2011 में। जैसे हम एग्जाम की तैयारी साल भर पहले शुरू करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फिर 7 फरवरी 2014 को इसे पहली बार संसद में पेश किया गया। कब किया, सॉरी यानी किया गया 7 फरवरी 2014 को संसद में पेश किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। असली क्लाइमेक्स कब आया, दिसंबर 2016 में आया। ठीक है, 14 दिसंबर को क्या किया गया, राज्यसभा में पारित किया गया। ठीक है, उसके बाद 16 दिसंबर को कहाँ पर पारित किया, लोकसभा में पारित किया गया। ठीक है, और 28 दिसंबर 2016 को यहाँ पर राष्ट्रपति ने क्या किया, मंजूरी दे दी इसको। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है, ध्यान से सुनिए। 28 दिसंबर 2016 को ये कानून बना था, लेकिन लागू कब हुआ था, तारीख नोट कर लीजिए, 15 जून 2017 को लागू हुआ था। पूरे देश में इम्प्लीमेंट कब हुआ, 15 जून 2017 को। ठीक है, तो इसे याद ऐसे रखिए। शादी का कार्ड 2016 में छपा, लेकिन बारात असली में कब मतलब कब आई, 15 जून 2017 को निकली। ठीक है, एग्जाम में अगर इम्प्लीमेंटेशन डेट पूछी जाए तो जून वाली तारीख ही टिक करना, वरना नंबर कट जाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है ये रही स्क्रीन पर आपके सामने। अब आता है मुकाबला जिसका हम सबको इंतजार था। ठीक है, पीडब्ल्यूडी और आरपीडब्ल्यूडी का, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट वर्सेस आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पुराना जो पीडब्ल्यूडी 1995 वाला एक्ट है, जो थोड़ा आउटडेटेड हो गया, इसमें क्या थी, सिर्फ 7 प्रकार के दिव्यांगता थी। ठीक है, जॉब आरक्षण की बात करें तो इसमें 3% जॉब आरक्षण था। और कॉलेज वगैरह की पढ़ाई यानी हायर एजुकेशन में क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं, उच्च शिक्षा में आरक्षण इसमें स्पष्ट नहीं था। ठीक है, अब देखिए हमारा नया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या है, ये है असली गेम चेंजर। इसमें डिसेबिलिटी जो थी वो कितनी हो गई, 21 टाइप्स बढ़ गए इसमें। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर बात करें तो 7 से सीधे 21 हो गई, मतलब अब कोई छूटेगा नहीं। जॉब की बात करें तो यहाँ पर आरक्षण जो है वो 3% से बढ़कर कितना हो गया, 4%, मतलब 1% वृद्धि हो गई। ठीक है, 1% का सीधा फायदा। फिर हायर एजुकेशन की बात करें यानी उच्च शिक्षा की बात करें, योजनाओं में आरक्षण की बात करें तो इसमें 5% रिजर्वेशन मिला। ठीक है, अब कॉलेज और सरकारी योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए दरवाजे पहले से ज्यादा खुल गए। तो इसे ऐसे याद रखो, पुराने वाले ने सिर्फ बेसिक दिया, नए वाले ने बोनस भी दिया। सोचिए अगर किसी को भी हीमोफीलिया है, ठीक है, यानी खून वाली बीमारी थी, तो उसे 1995 वाले एक्ट में कोई आरक्षण नहीं मिला, लेकिन आज के दिन 2016 वाले एक्ट की वजह से उसे ना सिर्फ केवल सरकारी नौकरी में 4% का हक, बल्कि पढ़ाई के लिए भी 5% सीटें रिजर्व हैं उसके लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, अब बात करते हैं उस शब्द की जो एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा हथियार होता है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी। यहाँ पर देखेंगे बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि बेंचमार्क दिव्यांगता या विकलांगता बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम क्या हर दिव्यांग व्यक्ति को आरक्षण मिलेगा, तो मेरा जवाब है नहीं। यहीं पर आता है ये जादुई नंबर, कौन सा, न्यूनतम, जो यहाँ पर लिखा हुआ 40%। यानी कि इसे ऐसे समझो जैसे स्कूल में पास होने के लिए 33 मतलब 33 यानी कि 33 नंबर चाहिए होते हैं, वैसे ही आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ने स्पेशल बेनिफिट यानी कि आरक्षण और सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए अपनी विकलांगता को कम से कम 40% होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपकी रिपोर्ट पर 39% भी लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा, तो सॉरी बॉस, आप बेंचमार्क श्रेणी में नहीं आ सकते। लेकिन अगर 40% या उससे ज्यादा है तो मुबारक हो, आप बेंचमार्क श्रेणी के वीआईपी मेंबर बन गए। मतलब 40% या उससे अधिक जो होती है विज्ञानता नहीं, सॉरी, दिव्यांगता, वो क्या है, बेंचमार्क विकलांगता। ठीक है, कभी कभी जुबान फिसल जाती है। तो सोचिए एक व्यक्ति है जिसकी उंगली में हल्की चोट है, उसे 10% विकलांगता मिली है, क्या उसे केबीएस में स्पेशल रिजर्वेशन मिलेगा, बिल्कुल नहीं।
क्योंकि वो बेंचमार्क नहीं है। रिजर्वेशन का सिर्फ उन्हें ही मिलेगी जिनकी लाइफ में इस दिव्यांगता का असर बेंचमार्क यानी कि जो लेवल 40% है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो प्रमाणिक तो विकलांगता कितनी होनी चाहिए? कम से कम 40%। ठीक है, केवल बेंचमार्क श्रेणी वाले को ही विशेष आरक्षण और जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिलेगा, बाकी और किसी को नहीं मिलेगा। अगर 39 भी है, मतलब 39% भी है, तो क्या होगा? उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि अगली स्लाइड पर हम देखने वाले हैं कि चलिए आगे सस्पेंस खोलते हैं, अभी नहीं देखते हैं। ये रही हमारी अगली स्लाइड। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 90% बच्चे गलती करके आते हैं। हम सब ने पढ़ा कि शिक्षा का अधिकार जो है आरटीई कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एज। ठीक है, तो हाँ, ये बात सामान्य बच्चों के लिए है। ठीक है, क्या है? सामान्य बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान। लेकिन हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दिव्यांग बच्चों के लिए उम्र जो है 14 साल पे खत्म नहीं होगी, बल्कि इसे खींचकर कितना किया गया? 14 से खींचकर 18 कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि बाकी सबको स्टैंडर्ड वारंटी मिली, लेकिन हमारे बच्चे को सरकार ने दी मतलब 4 ईयर की, यानी कि 4 साल की एक्सटेंडेड वारंटी, यानी 6 से 18 वर्ष तक की मुफ्त शिक्षा का कानूनी अधिकार। यहाँ पर एक कैच है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। ये फायदा सिर्फ किसको मिलेगा? जिनकी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोचिए एक 15 साल का बच्चा है जिसे सीपी है। अगर कोई स्कूल उसे कहकर मना कर दे कि बेटा तुम 14 साल के हो गए, अब तुम्हें फ्री में हम नहीं पढ़ा सकते, तो वो स्कूल बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, क्योंकि कानूनन उस बच्चे के पास अभी 3 साल और मुफ्त शिक्षा पाने के लिए बाकी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आना चाहिए और 6 से 18 वर्ष के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अगर हाँ तो दिल वाला इमोजी कमेंट में भेज दीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं उस जादुई पिटारे में क्या है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, मैथ से बहुत डर लगता है ना? घबराइए मत, ये वो वाला मैथ्स नहीं है जिससे सिर दर्द हो। ये तो वो आरक्षण है, मतलब आरक्षण का गणित है जो सरकारी नौकरी का रास्ता साफ करता है। तो सबसे पहले इस गुलाबी वाले हिस्से को ध्यान से देखें, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे आरक्षण का गणित। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या है? इसमें एक गुलाबी कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो गुलाबी कलर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये 4% आरक्षण है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में बढ़ा दिया गया। पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट में 3% था, लेकिन इसमें 1% बढ़ा दिया गया। ये कहाँ मिलेगा? सीधी बात, सरकारी नौकरियों में। ठीक है, कहाँ मिलेगा? सरकारी नौकरियों में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसे याद रखने की एक निंजा ट्रिक है। जॉब शब्द में 3 अक्षर होते हैं ना, लेकिन नए कानून ने इसे बढ़ाकर क्या कर दिया? 4 कर दिया। तो जब भी जॉब की बात आए, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए 4%। ठीक है, यानी कि 4%। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इस हरे वाले हिस्से पर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर आरक्षण 5% है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है। कहाँ कहाँ? तो यहाँ पर उच्च शिक्षण संस्थानों में, यानी कि हायर एजुकेशन में। ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेना हो तो आपको 5% का आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट, और कहाँ? गरीबी उन्मूलन योजनाओं और भूमि आवंटन में। मतलब गरीबी उन्मूलन में मतलब सरकार की गरीबी हटाने वाली स्कीमों में। और भूमि आवंटन यानी कि लैंड अलोकेशन में, अगर सरकार जमीन दे रही है तो वहां भी मिलेगा। ठीक है, तो इसे ऐसे याद रखिए। पढ़ाई और घर बसाने के लिए ज्यादा सपोर्ट चाहिए, इसलिए यहाँ क्या है? 5% है। सोचिए राहुल है जिसे स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया है,
जब वो केवीएस का फॉर्म भरेगा तो उसे सरकारी नौकरियों में 4% का कोटा मिलेगा। लेकिन अगर वही राहुल आगे चलकर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से मास्टर करना चाहे तो वहाँ 5% सीटों पर हक मिलेगा। और हाँ, अगर वो अपने लिए सरकारी प्लॉट या घर लेना चाहे तो उसे भी वहां पर 5% वाला गणित वाला फायदा मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना। जॉब इज इक्वल टू 4, एजुकेशन वेलफेयर इज इक्वल टू 5। ठीक है, एक नंबर का सवाल यहीं से बनेगा। तो ये क्या ये आरक्षण वाला गणित आपको समझ में आया? अगर हाँ तो कमेंट में क्लियर मैम लिख दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हमारी नेक्स्ट स्लाइड जो है ये रही आपके सामने। लीजिए भाई, जिसका मुझे था इंतजार, ठीक है, जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। अब हम खोलने जा रहे हैं वो पिटारा जिसमें 21 प्रकार की विकलांगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 21 प्रकार टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। घबराइए मत, इन्हें रटना नहीं है, बस समझना है। आज हम देखेंगे पहले 10 नाम। तो सबसे पहले आती है हमारी सेंसरी वाली कैटेगरी। इसमें 4 नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो सेंसरी कैटेगरी है यहाँ पर आपको ये हिस्सा दिख रहा होगा स्लाइड का। ठीक है, इसको देखिए, सबसे पहले क्या है, अंधापन यानी कि ब्लाइंडनेस। और दूसरा क्या है, लो विजन है। ठीक है, कम दृष्टि। दोनों में फर्क याद रखिएगा, एक में बिल्कुल नहीं दिखता और दूसरे में चश्मे के साथ दिखता है या लेंस के साथ कम दिखता है। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी है, तीसरी जो है वो है डेफ। और चौथी है हार्ड ऑफ हियरिंग। जो मैंने बोला था कि हियरिंग इम्पेयरमेंट की 2 कैटेगरी की गई है, पहली डेफ और दूसरी हार्ड ऑफ हियरिंग। तो इसको आप DHH से भी याद कर सकते हैं। जो बहरापन है उसमें बिल्कुल सुनाई नहीं देता। ठीक है, और जो हार्ड ऑफ हियरिंग है वहां पर क्या है, इसमें थोड़ा बहुत सुनाई देता है। तो इसे ऐसे याद रखिए कि हमारे चारों सेंस ऑर्गन के VIP मेंबर्स हैं यहाँ पर। एग्जाम में कभी कभी इनके बीच का अंतर पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं थोड़े एक्शन वाले पार्ट पर। तो जो है शारीरिक और लोकोमोटर यानी कि फिजिकल की बात करेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी की। तो यहाँ पर 6 बड़े नाम हैं। पहला है लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी कि चलने फिरने में दिक्कत। दूसरा है इसमें 6 जो है बौनापन यानी कि ड्रॉफिज्म। ये 2016 वाले एक्ट की एक बहुत बड़ी जीत है। इससे पहले इन्हें वो हक नहीं मिलते थे। ठीक है, फिर आता है लेप्रोसी क्योर यानी कि कुष्ठ रोग, जहां मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। उसके बाद आता है CP यानी कि सेरेब्रल पैल्सी, जो दिमाग और मांसपेशियों की तालमेल से जुड़ा हुआ है। फिर एसिड अटैक पीड़ित आते हैं इसमें। ठीक है, सोचिए एक लड़की है जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन किसी हादसे में उसका चेहरा छीन लिया गया। जैसे आपने छपाक मूवी देखी होगी ना, उसमें जो दीपिका पादुकोण है उसने लक्ष्मी का एक रियल मतलब वो घटना का वो किरदार निभाया था, तो आपने देखा होगा। ठीक है, तो समाज जब किसी के ऊपर एसिड डाल दिया जाए, उसका चेहरा छीन लिया जाए, तो समाज उसे बहुत अलग नजरिए से देखता है। ठीक है, लेकिन RPWD एक्ट 2016 ने कहा नहीं, तुम भी हमारे समाज का हिस्सा हो और तुम्हें भी वही 4% और 5% वाला अधिकार मिलेगा। तो दोस्तों ये थे पहले 10 नाम। सबसे जरूरी जो है ड्रॉफिज्म और एसिड अटैक विक्टिम। तो क्योंकि ये 2016 के नए हीरो हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इसमें और कौन कौन सी डिसेबिलिटीज शामिल। दोस्तों पहले 10 तो फिजिकल थे जो आसानी से दिख जाते थे, लेकिन अब जो 11 नाम हम देखने वाले हैं वो अक्सर इनविजिबल होते हैं। मतलब इंसान बाहर से ठीक दिखेगा पर अंदर ही अंदर वो एक लड़ाई लड़ रहा होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर मानसिक एवं बौद्धिक यानी कि मेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो आती है। तो इसमें जो पहला है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी यानी कि 11 नंबर पे कौन सा आता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। और 12 पे आता है मेंटल इलनेस। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर एग्जाम में याद रखना दोनों अलग हैं। ठीक है, मेंटल इलनेस यानी कि बीमारी है जो कुछ हद तक ठीक की जा सकती है, लेकिन बौद्धिक विकलांगता हम ठीक नहीं कर सकते, इसे पुनर्वासित करते हैं यानी कि रिहैबिलिटेशन करते हैं इनका। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ऑटिज्म। इसको इसका शॉर्ट फॉर्म है ASD यानी कि फुल फॉर्म बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जहाँ स्पेशल कम्युनिकेशन में दिक्कत जहाँ सॉरी स्पेशल नहीं होता, सोशल कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी।
तारे जमी पर वाला स्टाइल, वो ईशान अवस्थी याद है ना, बी और डी में फर्क नहीं कर पाना, अक्षरों का नाचना, यही तो है एसएलडी। ठीक है। फिर आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये और पार्किंसन डिजीज। ठीक है। ये जो है बीमारियां हैं जो नर्वस सिस्टम पर हमला करती हैं, पार्किंसंस में हाथ पैर कांपने लगते हैं। अब रुकिए, अपनी आंखों को इस लाल वाले गोले पर टिका दीजिए, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन छूट गया। ठीक है, तो ये क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन भी आता है इसमें। फिर नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर रेड कलर का गोला आप सभी को दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या लिखा है, रक्त संबंधी विकास यानी कि विकार, ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, अब ब्लड डिसऑर्डर जो है इसमें तीन नाम रट लीजिए। पहला जो है थैलेसीमिया, दूसरा जो है हीमोफीलिया और तीसरा जो है सिकल सेल डिजीज। ये तीन आते हैं। तो इसे ऐसे याद रखो, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि खून के रिश्ते वाले कौन से डिसऑर्डर नए जुड़े हैं, तो ये तीनों भाई बहन ही हैं। इन्हें 1995 वाले एक्ट में ये नहीं थे, इन्हें 2016 में स्पेशल एंट्री मिली है। ठीक है। और फिर आता है अन्य, जो अन्य में कौन सा है, बहुविकलांगता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी और स्पीच लैंग्वेज डिसेबिलिटी। ठीक है, मतलब एक के साथ एक फ्री, जब किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा डिसेबिलिटी हो, जैसे ब्लाइंडनेस के साथ डेफनेस हो, तो उसे इस कैटेगरी में रखते हैं। साथ ही स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो होती है उसको भी यहीं पर जगह मिली है। सोचिए, एक बच्चा जिसे सुनाई नहीं देता, डेफ है, उसके साथ ही चलने में भी दिक्कत हो रही है, उसे हम कहाँ रखेंगे, हम उसे कहाँ रखेंगे, मल्टीपल डिसेबिलिटी में रखेंगे। ठीक है, उसे दोनों ही चीजों का अलग अलग सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है, इस एक कैटेगरी में ही उसे सारा हक मिल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए, और हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी। नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ गई है। ठीक है दोस्तों, 21 हीरो तो देख लिए हमने। अब देखते हैं उस किताब को जिसमें इन हीरोज के नियम लिखे, इसे कहते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का माइंड मैप। यहाँ पर एक माइंड मैप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो इस यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट से ये नंबर, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये नंबर देखकर घबरा जाते हैं। मैम 17 चैप्टर हैं, 102 सेक्शन है, इसे कैसे याद रखें? अरे भाई, इसे रटना नहीं है, बस एक नजर इसकी एक नजर में क्या करना है, इसकी किडनी पहचाननी। तो सबसे पहले अध्याय 1 से 5 देखिए, अधिकार एवं शिक्षा, राइट एंड एजुकेशन, एजुकेशन है। ठीक है, यहाँ बात होती है बुनियादी हकों की, यानी बच्चे को स्कूल कैसे मिलेगा और उसका अधिकार क्या है, ये हमारे एक्ट की क्या है, फाउंडेशन यानी कि नींव है। ठीक है, फिर अब आते हैं कागजात की यानी कि प्रमाणीकरण एवं बोर्ड पे आते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय क्या है, इस चैप्टर 10 और 12। सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, बोर्ड कौन सा होगा, क्योंकि बिना कागज के तो आरक्षण का सपना अधूरा है ना। फिर आते हैं विशेष प्रावधान एवं कर्तव्य पर, जो 6 से 9 तक है। ठीक है, ये जो विशेष प्रावधान और कर्तव्य है, इसमें इन बच्चों के लिए जो 21 डिसेबिलिटीज में आते हैं, इनकी राइट और इनके ड्यूटीज लिखे हुए हैं। ठीक है, इसे ऐसे समझो जैसे एक नया मोबाइल आता है ना, पहले 5 चैप्टर उसकी अनबॉक्सिंग, फिर फीचर, अगले 4 चैप्टर उसकी वारंटी, 10 से 12 उसके बिल, पेपर्स, सर्टिफिकेशन, और आखिरी चैप्टर जो होता है वो मोबाइल चोरी हो गया, टूट गया, तो क्या होगा, पुलिस और रिपेयरिंग, इस जो न्यायालय और फंड और दंड आता है। ठीक है, यानी अध्याय 13 से 17 तक इसमें क्या आता है, इसमें यहाँ यहाँ पर आता है न्यायालय, न्यायालय और फंड और दंड, यानी अगर किसी ने नियम तोड़ा तो कौन सी जेल और कितना जुर्माना होगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब कहाँ पर तय होता है, यहीं पर होता है। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में क्लियर लिख दीजिए, और हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड फिर स्क्रीन पर आ गई है। दोस्तों, माइंड मैप तो हमने देख लिया, अब चलिए इस कानून की किताब के पहले 5 पन्नों को पलटते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाग 1 यानी कि अध्याय 1, जो है प्रारंभिक परिभाषाएं और न्याय। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी फिल्म की शुरुआत में कैरेक्टर जो होते हैं ना, उनका इंट्रोडक्शन होता है, इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे बेंचमार्क क्या है, बैरियर क्या है। एग्जाम में कभी कभी परिभाषाओं से सवाल आ जाता है, तो इसे बोरिंग समझकर छोड़ना मत,
ठीक है, अब आता है चैप्टर 2 यानी कि अधिकार, समानता, भेदभाव से सुरक्षा, प्रजनन अधिकार। ठीक है, यहाँ पर जो है जो चैप्टर 2 है, यहाँ बात होती है सेल्फ रिस्पेक्ट की, समानता, भेदभाव से सुरक्षा, और एक बहुत जरूरी पॉइंट है प्रजनन अधिकार। ठीक है, लोग अक्सर इसे पढ़ना भूल जाते हैं, पर एग्जामिनर को पता है कि आप यहाँ क्लीन बोल्ड हो सकते हो। याद रखिए, ये एक्ट जो है दिव्यांगजनों के अधिकार बसाने के सॉरी दिव्यांगजनों के परिवार बसाने के अधिकार की भी रक्षा करता है। ठीक है, फिर चैप्टर 3 आता है जो है शिक्षा, यानी कि कौन सी शिक्षा की बात की गई यहाँ पर, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई। ये हमारा फेवरेट शब्द है, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ये चैप्टर चीख चीख कहता है, चीख चीख करके कहता है कि स्कूल का काम सिर्फ एडमिशन देना नहीं है, बल्कि बच्चे के हिसाब से खुद को ढालना है। और फिर आता है हमारा चैप्टर 4 और 5। 4 है कौशल विकास और रोजगार यानी कि स्किल्स एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट। ये कहता है कि सिर्फ नौकरी नहीं देनी है, उनका कौशल भी विकसित करना है। ठीक है, और 5 बात करता है सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास की। यानी अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है तो सरकार उसे बेसहारा नहीं छोड़ेगी। सोचिए, एक दिव्यांग युवक जो कंप्यूटर कोडिंग सीखना चाहता है, अध्याय 4 उसे ट्रेनिंग दिलाएगा, अध्याय 2 उसे इंटरव्यू में भेदभाव से बचाएगा, अगर वो बीमार पड़ता है तो अध्याय 5 जो है उसके इलाज और पुनर्वास की गारंटी देगा। ये है एक कंप्लीट सिक्योरिटी पैकेज। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। लीजिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस एक्ट के सबसे फायदेमंद हिस्से पर, जो है भाग 2 यानी कि प्रावधान और प्रमाणीकरण। चैप्टर 6 से 12 तक जो है, तो सबसे पहला अध्याय जो है इसमें 6 जो है बेंचमार्क विकलांगता के लिए विशेष प्रावधान यानी कि आरक्षण मुक्त शिक्षा। अब यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो आपको याद है ना, वो 40% वाला जादुई नंबर, वही यहाँ हीरो है। इसी चैप्टर में लिखा है कि उन्हें 4% सरकारी नौकरी और 18 साल तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। इतना क्लियर हो गया। इसे याद रखिए कि ये वीआईपी पास है, जिसके पास 40% का सर्टिफिकेट है, उसके लिए ये अध्याय जो 6 है उसके दरवाजे खुले हैं। ठीक है, एक अब एक नया और बहुत जरूरी शब्द है, हाई सपोर्ट। तो ये अध्याय 7 में है, क्या है, उच्च समर्थन वालों के लिए प्रावधान, हाई सपोर्ट वालों के लिए। ठीक है, कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा मदद चाहिए होती है, जो बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं। सरकार कहती है फिक्र मत करो, हम तुम्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे। एग्जाम में अक्सर ये टर्म हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, और फिर आता है हमारा अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8, सरकार के कर्तव्य, और इसमें जागरूकता और परिवहन सुविधा दी गई है। ठीक है, तो इसमें 8 और 9 जो है वो दोनों हम एक साथ डिस्कस करेंगे। संस्थाओं और का पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, सरकार की जिम्मेदारी, और यहाँ पर क्या है, सरकार की जिम्मेदारी और संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन की है। ठीक है, 8 और 9 जो अध्याय है उसकी, मतलब बस में चढ़ने के लिए रैंप होगा या नहीं, लोगों को जागरूक किया जाएगा या नहीं, ये सब सरकार के होमवर्क वाले चैप्टर हैं। ठीक है, फिर अब रुकिए, यहाँ पर जो अध्याय 10 है उसको ध्यान से देख लीजिए, अपने आंखों में बसा लीजिए, जो क्या है, प्रमाणीकरण यानी कि सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। भाई, आपके पास कितनी भी डिसेबिलिटी हो, अगर आप अध्याय 10 के हिसाब से सर्टिफिकेट आपका नहीं बना है तो क्या है, सब बेकार है। ये वो आईडी कार्ड है जो आपके सारे हक दिलाता है। ठीक है, और आखिर में आता है 11 और 12 अध्याय। ठीक है, तो 11 अध्याय की बात करें तो इसमें क्या है, केंद्रीय राज्य सलाहकार बोर्ड होते हैं। मतलब यहाँ पर जो सलाहकार बोर्ड होते हैं वो किस में आते हैं, 11 में। और 12 में यहाँ पर मुख्य आयुक्त यानी कि चीफ कमिश्नर की नियुक्ति और राज्य आयुक्त की नियुक्ति होती है। ठीक है, सोचिए अगर किसी दिव्यांग बच्चे की नौकरी में उसका हक नहीं मिल रहा है तो किसके पास जाएगा वो जाएगा अध्याय 12 वाले कमिश्नर साहब के पास। वो वहां के जज हैं जो न्याय दिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में एस लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो लीजिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं इस कानून की किताब के क्लाइमैक्स पर।
ठीक है, यहाँ पर भाग 3 है न्यायालय, न्यायालय फंड और दंड। ठीक है, सबसे पहले अध्याय जो है 13 की अगर हम बात करें तो इसमें है स्पेशल कोर्ट। ठीक है, अध्याय 13 में क्या है, विशेष न्यायालय, यानी कि स्पेशल कोर्ट और विशेष लोक अभियोजक। ठीक है, लॉयर। देखो भाई, इंसाफ में देरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस एक्ट ने हर जिले में स्पेशल कोर्ट बनाने की बात कही है, और वहां आपके केस को लड़ने के लिए विशेष लोक अभियोजक भी होगा। ठीक है, यानी कि स्पेशल लॉयर होगा। इसे ऐसे समझो कि दिव्यांग बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक अदालत है ये। केस सालों तक नहीं लटकेगा, सीधा और जल्दी फैसला होगा। अब आते हैं तिजोरी पर, जो है राष्ट्रीय राज्य कोष। ठीक है, यानी कि अध्याय 14 और 15 है राष्ट्रीय राज्य कोष यानी नेशनल फंड, और स्टेट फंड जो होता है। ये अध्याय 14 और 15 है। सरकार सिर्फ वादे नहीं करती है, पैसा भी देती है। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए एक अलग पिग्गी बैंक बनाया गया है, जिससे केंद्र और राज्य सरकार ने इसमें पैसा डालती है। ठीक है, अब सबसे जरूरी अध्याय जो है हमारा वो क्या है, 16, अपराध और दंड, धोखाधड़ी या अत्याचार पर सजा। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करता है, उनका मजाक उड़ाता है या उनके साथ अत्याचार करता है, तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। सोचिए, एक बंदा चालाकी दिखाकर फर्जी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लेता है ताकि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए। अध्याय 16 के तहत ऐसे जाली हीरोज को भारी जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। अगर कोई किसी दिव्यांग व्यक्ति की बेइज्जती करता है तो उन्हें पब्लिक प्लेस पर या पब्लिक प्लेस पर तंग करता है, तो वहां भी ये कानून एक्शन मोड में आ जाता है। और आखिर में आता है अध्याय 17, जो है विविध नियम बनाने की शक्ति। ये मास्टर की है, जो सरकार को नए नियम बनाने की पावर देती है। मतलब जैसे जैसे दुनिया बदलेगी, ये कानून भी खुद को अपडेट कर पाएगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे 17 अध्याय और 102 खंड। तो टीयर 2 के लिए याद रखिए, अध्याय 13 में स्पेशल कोर्ट और अध्याय 16 में सजा। अगर ये बेसिक मैप याद है तो आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, लीजिए भाई, अगर पूरी रामायण याद नहीं हो रही है तो कम से कम 6 हनुमान चालीसा की पंक्ति याद कर लो। ये आपको एग्जाम चीट सीट एग्जाम हॉल में घुसने से पहले इन सब 6 पर्चियों को दिमाग में स्कैन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम बस 6 आंकड़े याद रखेंगे। तो सबसे पहली पर्ची जो है, यानी लागू वर्ष यहाँ पर दिया गया है, कब लागू हुआ था, 15 जून 2017 को। गर्मियों की छुट्टियों में कानून लागू हुआ, इसे ऐसे याद रख लो। ठीक है, दूसरे नंबर पर है, क्या है, कुल विकलांगताएं 21 प्रकार की। पहले 7 था, अब सगुन में 21 प्रकार हो गए। ये तो आपके खून में बस जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तीसरी पर्ची की बात करें तो यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर की पर्ची दिखाई दे रही है, इसको यहाँ पर जो है उम्र का खेल, यानी शिक्षा की आयु 6 से 18 वर्ष बेंचमार्क के लिए। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं उम्र का खेल। सामान्य बच्चों के लिए 14 साल में स्कूल की छुट्टी, पर हमारे योद्धाओं के लिए 18 साल तक नो एंट्री फिक्स, 4 साल का पूरा एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड। ठीक है, फिर चौथी जो पर्ची है, बेंचमार्क सीमा जो तय की गई वो कितनी है, 40% का बैरियर। अगर फायदा चाहिए तो मीटर 40 के पार होना चाहिए, इससे कम नो डिस्काउंट। ठीक है, और फिर उसके बाद आते हैं पांचवी पर्ची पर, यानी कि आरक्षण का जैकपॉट। नौकरी में 4% और पढ़ाई लिखाई में 5%, याद रखो। ठीक है, सरकारी कुर्सी के लिए कितना चाहिए, 4, और डिग्री के लिए 5% चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। और आखिरी में आता है संरचना, यानी कि पूरी किताब का ढांचा। 17 चैप्टर और 102 सेक्शन। जैसे क्रिकेट में 20 ओवर होते हैं ना, वैसे ही इस कानून के खेल में 17 अध्याय हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। सोचिए, अब आप एग्जाम के मतलब एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हैं और दोस्त पूछ ले भाई जॉब में कितना परसेंट है, तो आप कंफ्यूज होकर 3% या 5% बोल दें। नहीं, तुरंत ये नारंगी पर्चा याद कर लेना। बोला बोलना भाई 4% सीट पक्की है। ठीक है, और ये इन जो 6 पॉइंट है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वॉलपेपर बना लीजिए, दीवार पर चिपका लीजिए।
टीयर टू में कम से कम 2 से 3 सवाल इसी एक स्लाइड में फंसने वाला है। तो यहाँ तक क्लियर है। कैसा लगा ये फास्ट रिवीजन? अगर मजा आया तो आप अपने उस दोस्त को भेजो जो पढ़ाई के नाम पर सोता रहता है, उससे कहो बस ये 6 देख लो, बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहाँ होता है हमारा सेशन पूरा खत्म। उम्मीद है आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये जो क्लास है आपके बहुत काम आने वाली है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक फाड़ के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।